एंजाइम रेगुलेशन हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करना। ठीक है, एंजाइम्स की एक्टिविटी है कि वो रिएक्शन को फास्टर करते हैं, फास्टन करते हैं, फास्टन द रिएक्शन। तो जनरली जब एंजाइम्स को रेगुलेट किया जाएगा तो रेगुलेट करने में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज है कि उसको इनहिबिट किया जाए या उसका इनहिबिशन किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी फास्टन तो रिएक्शन को कर ही रहे हैं एंजाइम्स। ऑल्दो ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि वो फास्टन को और फास्टन करे। ठीक है, कि एंजाइम जो एक्टिविटी शो कर रहा था, कोई और मॉड्यूलेटर आए या कोई और सब्सटेंस आए, कोई भी केमिकल या कोई भी फिजिकल एजेंट कुछ भी, और इस एंजाइम की एक्टिविटी को यानी फास्टर जो वो कर रहा था रिएक्शन को, उसको और फास्ट कर दे। नॉर्मल कंडीशंस में जो या मैक्सिमम कंडीशंस में जो रेगुलेशन होता है वो इनहिबिशन होता है। इसीलिए ज्यादातर जो एग्जांपल्स हैं रेगुलेशन के वो इनहिबिशन के ही एग्जांपल हैं। एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से जो रिएक्शन फास्टर हो रही थी, ओके, तो क्योंकि वो फास्टर इसलिए हो रही थी क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन रहा था। सबस्ट्रेट जो कि पहले अकेले थे, अब उनको एंजाइम मिल गए, ईएस कॉम्प्लेक्स बना, ईएस कॉम्प्लेक्स से बाइंडिंग एनर्जी बनी, उस एनर्जी से एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हुई और फास्ट रेट से जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में चेंज हुए थे। तो अगर एंजाइम ही नहीं होगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे फास्टर रेट से। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर फास्टन कर भी रहा है रिएक्शन को, तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को कुछ अदर कंपाउंड्स भी अफेक्ट कर सकते हैं जिनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो अदर देन दी सबस्ट्रेट या एंजाइम, जो कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो इनहिबिटर्स कहलाते हैं। और एंजाइम रेगुलेशन में मेनली हम इनहिबिशन ही पढ़ते हैं। कल मैंने बताया भी था 4 चीजें हम पढ़ेंगे: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फीडबैक मैकेनिज्म और एलोस्टेरिक रेगुलेशन। उससे पहले एक चीज और है कि एंजाइम रेगुलेशन दोनों तरह का हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल एज द नेम सजेस्ट कि जो इनहिबिटर है वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए या कुछ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है इनहिबिट कर रहा हो एंजाइम को, यानी वो एंजाइम को परमानेंट डैमेज नहीं कर सकता। अगर इनहिबिटर हट जाएगा तो एंजाइम फिर से अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर सकता है एंजाइम। उस केस में जो रेगुलेशन है या इनहिबिशन है वो रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल में क्या होता है, जो इनहिबिटर बाइंड करता है वो नॉन कोवलेंट बाइंडिंग करता है। नॉन कोवलेंट बाइंडिंग के थ्रू जो है अटैचमेंट होती है। नॉन कोवलेंट बाइंडिंग है, इसका मतलब वीक बाइंडिंग्स है या वीक अटैचमेंट है। वीक अटैचमेंट होने की वजह से इनहिबिटर परमानेंट डैमेज नहीं कर पाता किसको, एंजाइम को। हो सकता है बाद में इनहिबिटर डिटैच हो जाए और इनहिबिशन जो हो रहा था यानी एंजाइम का जो रेगुलेशन हो रहा था वो रिवर्सिबल हो जाए, अब रेगुलेशन ना हो। इरिवर्सिबल में क्या होता है, परमानेंट डैमेज होती है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, परमानेंट डैमेज हो जाती है एंजाइम को। डैमेज कहें या परमानेंट ऑल्टरनेशन कहें, परमानेंट डैमेज या परमानेंट चेंज इन एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट है जो कि अमाइनो एसिड के साइड चेन से बनी हुई है, फंक्शनल ग्रुप से बनी हुई है, उन साइड चेन्स को मॉडिफाई या उन साइड चेन्स को ये डैमेज करते हैं। ठीक है, इनहिबिटर्स। इसकी वजह से क्या होता है, नो सबस्ट्रेट कैन बाइंड, अब सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर सकता। और अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो परमानेंट या इरिवर्सिबल इफेक्ट कॉज कर देते हैं वो इनहिबिटर्स। तो जनरली जो देखने को मिलते हैं एंजाइम रेगुलेशन में वो रिवर्सिबल रेगुलेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक रिवर्सिबल एंजाइम रेगुलेशन है। नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों तरह का है। नॉन कॉम्पिटिटिव में रिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी। फीडबैक इनहिबिशन में या फीडबैक मैकेनिज्म में भी रिवर्सिबल है और एलोस्टेरिक भी रिवर्सिबल होते हैं। तो ज्यादातर रेगुलेशंस जो है वो रिवर्सिबल रेगुलेशंस हैं। इरिवर्सिबल में जैसे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मैंने बताया दोनों में होता है, ये इरिवर्सिबल भी है। तो ऑल्दो एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं कि एलोस्टेरिक में रिवर्सिबल ही है सारे, कुछ ऐसे भी हैं जो हो सकता है इरिवर्सिबल चेंज कोज करते हो, ऐसे भी इनहिबिटर हो सकते हैं। बट जनरली ज्यादातर जो रेगुलेशन होता है वो रिवर्सिबल रेगुलेशन होता है, यानी वापस से एंजाइम अपनी एक्टिविटी को गेन कर सकता है, परमानेंट ब्लॉकेज नहीं होती। इरिवर्सिबल रेगुलेशन का एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जहां परमानेंट डैमेज हो जाते हैं एंजाइम। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन, रिवर्सिबल में। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि किल करती है बैक्टीरिया को। तो इसका मैकेनिज्म दैट हाउ इट किल्स द बैक्टीरिया। ठीक है, वो जो मैकेनिज्म है वो इरिवर्सिबल का एग्जांपल है, इरिवर्सिबल एंजाइम रेगुलेशन का, कि अब एंजाइम को इस तरह से रेगुलेट कर दिया गया है कि एंजाइम वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन में या अपनी वापस प्रॉपर्टीज में नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां क्या होता है, इरिवर्सिबल में फंक्शनल ग्रुप को डिस्ट्रॉय किया जाता है, डिस्ट्रॉय द फंक्शनल ग्रुप।
पेनिसिलिन कैसे काम करता है? पेनिसिलिन जो होता है उसका एक एंजाइम है ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज। देखिए ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है? ये क्रॉस लिंक करवाता है पेप्टिडोग्लाइकन को। बैक्टीरिया का ये एक एंजाइम है, बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है। ये पेप्टिडोग्लाइकन के जो पॉलीमर्स हैं उनको क्रॉस लिंक कराता है। क्रॉस लिंक होने की वजह से सेल वॉल बन पाती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन हो पाती है। तो इनडायरेक्टली मैं कहूं तो इस एंजाइम की वजह से ही सेल वॉल फॉर्मेशन हो पाएगी। इस एंजाइम का इररिवर्सिबल इनहिबिटर है पेनिसिलिन। देखिए ज्यादातर जो इररिवर्सिबल रेगुलेशन होता है उसमें जो इनहिबिटर्स होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, पॉइजन या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो डैमेज कॉज करते हैं एंजाइम को। ये इनहिबिटर पेनिसिलिन इनहिबिटर टॉक्सिक है, किसके लिए? इस बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक है, ठीक है। ये क्या करेगा? ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज इस एंजाइम पर आकर जब बाइंड करेगा तो ये एक्टिव साइट को डैमेज कर देगा या चेंज ला देगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज ला देगा, शेप में चेंज ला देगा इन एक्टिव साइट। एंजाइम चेंज हो गया तो एक्टिव साइट भी चेंज हो गई। अब जैसे ही इस एंजाइम की एक्टिव साइट चेंज हुई तो इस एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने की थी। इसके सबस्ट्रेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स जो क्या करते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन को लिंक कराते हैं और सेल वॉल बनाते हैं। अब क्योंकि ये सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा, सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा, इनिबिशन हो गया, तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी पेप्टिडोग्लाइकन की और सेल वॉल फॉर्मेशन भी नहीं होगी, यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी पेनिसिलिन डाल देने से, ठीक है। तो पेनिसिलिन डालने से बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनी तो बैक्टीरिया का भी ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा, बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली किल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पेनिसिलिन जो होती हैं जो कि एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ऑल्दो ये बेनिफिशियल ही है जो आपके डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जैसे चेचक जो कॉज करते थे, ठीक है, या अदर जो बैक्टीरिया जिन पर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वर्क करता है, तो उनके लिए ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। और ये इनहिबिटर है किसका? इस एंजाइम का, ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज। इसको ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टिडेज भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इररिवर्सिबल एंजाइम रेगुलेशन। रिवर्सिबल के अब हम पढ़ेंगे सारे एग्जांपल, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। रिवर्सिबल जो रेगुलेशन है उसमें हम पढ़ेंगे पहला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइम रेगुलेशन में 4 मैकेनिज्म पढ़ने हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, कल भी मैंने बताया था। 3 इनिबिशन के हैं स्ट्रिक्टली, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म भी एक तरह का इनिबिशन है, और एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम रेगुलेशन में। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो होता है इट वाज सपोर्टेड बाय लॉक एंड की मॉडल, सपोर्टेड बाय लॉक एंड की मॉडल। एमिल फिशर जिन्होंने कहा था कि एक्टिव साइट ही होती है एंजाइम पर केवल बाइंडिंग के लिए, एक्टिव साइट पर वही सबस्ट्रेट बाइंड करता है जो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप का हो, ठीक है। तो उसी के द्वारा सपोर्टेड है या वही सपोर्ट करता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को। तो यहां क्या होगा? देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर टू बाइंड एट एक्टिव साइट। देखिए यहां किसी एलोस्टेरिक साइट का जिक्र नहीं आता क्योंकि ये लॉक एंड की मॉडल को ही सपोर्ट करता है, तो केवल एक्टिव साइट ही बताए गए हैं, यानी कि इनहिबिटर भी केवल कहां बाइंड कर सकता है? इनहिबिटर कैन ओनली बाइंड एट एक्टिव साइट, नो एलोस्टेरिक रेगुलेशन। यहां कोई एलोस्टेरिक साइट्स का जिक्र नहीं आता, जबकि इन रियली में क्या है? अब जो है साइंटिस्ट उन्होंने पोस्टुलेट जब दिए, आगे जो डिस्कवरी हुई तो उसमें बताया गया कि जो आपकी एक्टिव साइट है उसके अलावा भी कुछ और साइट्स प्रेजेंट होते हैं जो रेगुलेटरी साइट्स या एलोस्टेरिक साइट्स कहलाते हैं। इन एलोस्टेरिक साइट्स पर आकर मॉड्यूलेटर्स, चाहे वो इनहिबिटर हो चाहे वो प्रमोटर हो, ठीक है, मान लीजिए ये रेगुलेटरी साइट है, यहां आकर ये कोई सब्सटेंस बाइंड कर गया, इसको मैंने कहा ये इनहिबिटर है, तो अब एंजाइम इस इनहिबिटर के अकॉर्डिंग अपनी जो साइट है, शेप है, उसको चेंज करता है। इन रियली तो ऐसा होता है, बट लॉक एंड की मॉडल में कहा गया है कि केवल एक्टिव साइट ही होती है, वहीं तो इनहिबिटर बाइंड करेगा या वहीं सबस्ट्रेट बाइंड करेगा,
ठीक है, क्योंकि ये तो लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने, जो मैंने लिखे भी हैं। तो यहाँ पर इनहिबिटर केवल एक्टिव साइट पर ही बाइंड कर सकता है। अब क्योंकि एक ही एक्टिव साइट है तो दोनों के बीच में कंपटीशन है, सबस्ट्रेट के बीच में भी और इनहिबिटर के बीच में भी। सेकेंड थिंग, दे आर सिमिलर इन शेप, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप होनी चाहिए एक्टिव साइट के जैसी जो भी चीज बाइंड कर रही है। तो सिमिलर इन शेप, कौन कौन सिमिलर होने चाहिए? इनहिबिटर एज वेल एज सबस्ट्रेट। तो देखिए दो केसेस बनते हैं। मान लीजिए ये एंजाइम है, ये सेकेंड एंजाइम है, ये इनकी एक्टिव साइट है दोनों की ही, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। सबस्ट्रेट भी रेक्टेंगुलर है, इनहिबिटर भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया तो हम जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी जनरेट होगी जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगी और प्रोडक्ट बन जाएंगे, सक्सेसफुली रिएक्शन हो जाएगी। अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना है तो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज हो गई, सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है, तो इक्वली 1/2 प्रोबेबिलिटी है या 50% प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की। अगर इनहिबिटर नहीं होता तो सबस्ट्रेट ही अवेलेबल होते, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट बाइंड करते रहते, एक्टिव साइट से प्रोडक्ट बनता रहता। तो यहां प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिक्रीज कितनी हुई? प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिक्रीज बाय 50%। जो टर्नओवर था एंजाइम का, कितना क्वांटिटी आना चाहिए था, वो डिक्रीज हो गया 50% तक इनहिबिटर की वजह से। तो यहां बस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये लॉक एंड की मॉडल जो है उससे सपोर्टेड है। यहां हम ये नहीं कह सकते कि सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएगा एंजाइम और इनहिबिटर कहीं भी बाइंड कर लेगा, नहीं। यहां इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। इनहिबिटर विल बाइंड और सबस्ट्रेट विल बाइंड विद द सेम एंजाइम। अगर एक ही एंजाइम की बात करें, मान लीजिए ये, तो या तो यहां सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या इनहिबिटर ही बाइंड करेगा। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, इसीलिए कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इनहिबिशन तो हो रहा है, लेकिन एक ही केस में, जब इनहिबिटर बाइंड करे कहां पर? एक्टिव साइट पर। इसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसको ओवरकम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। अगर अल्टीमेटली हम सबस्ट्रेट्स बढ़ाते जाएं, पहले 100 सबस्ट्रेट्स थे, 100 ही इनहिबिटर्स थे, तो इक्वल चांस थे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की बाइंडिंग के 100 एंजाइम्स के साथ, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं आप, आपने 500 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कर दिए, 100 ही इनहिबिटर्स हैं, तो मैक्सिमम चांस क्या है? आपके 84% तक चांस है कि सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं तो हम जो है इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ओवरकम कर सकते हैं। ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन को नहीं सपोर्ट करता, यानी यहाँ एलोस्टेरिक साइट्स नहीं होते। इनहिबिटर कहाँ बाइंड करता है? डायरेक्ट एक्टिव साइट पर ही बाइंड करता है। अगर ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा, इनहिबिटर बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो मेन पॉइंट्स हमें यही लिखने होते हैं, कौन सा मॉडल सपोर्ट करता है और कितना प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन को ये डिक्रीज करते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा? सबस्ट्रेट का कोई कॉम्पिटिटर होगा जो उस एंजाइम का इनहिबिटर भी होगा, ठीक है। देखिए जनरली एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने, यानी बाइंड करें तो ईएस कॉम्प्लेक्स बने, ईएस कॉम्प्लेक्स बनते ही प्रोडक्ट बने। तो उस सबस्ट्रेट का इक्वल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कोई आएगा जो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और प्रोडक्ट को नहीं बनने देगा, नो प्रोडक्ट। इस तरह से वर्क करेगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, मैंने कल भी एक डिस्कस किया था, मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट इनहिबिटर है, ध्यान रहे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जी? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है आपका कोएंजाइम फोलेट का। एक सबस्ट्रेट होता है कोएंजाइम फोलेट, ये सबस्ट्रेट है। अब नॉर्मल कंडीशन में सबस्ट्रेट का कोई एंजाइम होता है, ठीक है। तो इसका एंजाइम है आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज एंजाइम, एज लगता है सफिक्स।
डाइहाइड्रोरेडक्टेज एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड करता है तो ये अपने ईएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये अपने प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इनके प्रोडक्ट जो है वो डेरिवेटिव हैं डीएनए आरएनए के, या प्रिकर्सर हम कह सकते हैं। इस रिएक्शन से डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जब अपने सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है तो वो डीएनए और आरएनए बनाता है किसी भी सेल के अंदर। अब अगर सेल जो है वो कैंसरस सेल हो जाए, ठीक है, और उसका मेटाबॉलिज्म हम स्टॉप करना चाहें बेनिफिशियल वे में, तो एक कैंसर ड्रग होता है मीथोट्रेक्सेट। ये एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है कोएंजाइम फोलेट का, इस सबस्ट्रेट का। ठीक है, यानी एंजाइम तो भाई सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड कर सकता है और इनिबिटर के साथ भी, एज आई हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड। सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो डीएनए आरएनए बना लेगा। अब हम चाहते हैं आरएन जो कैंसरस सेल है उसकी डेथ हो जाए, उसका मेटाबॉलिज्म ना चले, डीएनए आरएनए ना बने, तो हम इनिबिटर डाल रहे हैं। ठीक है, एक टॉक्सिक ड्रग डाल रहे हैं जो कि हम बेनिफिशियल वे में यूज कर रहे हैं। मीथोट्रेक्सेट क्या करती है, इसी एंजाइम के साथ बाइंड कर लेगी डाइहाइड्रोफोलेट के साथ, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेगी जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और प्रोडक्ट क्या था, डीएनए आरएनए। तो हम चाहते थे कैंसरस सेल डीएनए आरएनए ना बनाए, इसलिए एक इनहिबिटर डाला, और वो इनहिबिटर क्या है, मीथोट्रेक्सेट। तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, या एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है। तो किस किस के बीच में एग्जैक्टली कॉम्पिटिशन हुआ, मीथोट्रेक्सेट यानी इनहिबिटर के बीच में और कोएंजाइम फोलेट के बीच में। ठीक है, और एंजाइम्स एज इट इज अपना वर्क करते हैं, अगर सबस्ट्रेट से बाइंड किए तो प्रोडक्ट बनाते हैं, नहीं किए तो प्रोडक्ट नहीं बनाते। सो दिस इज वन एग्जांपल। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं प्लांट किंगडम से, फंजाई से, नॉट प्लांट किंगडम एक्चुअली। मशरूम की जो राइपनिंग होती है, ठीक है, मशरूम का जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, जो बेसिडियोकार्प है, तो वो जो फ्रूटिंग बॉडी है आपका जो मशरूम है, उसमें एक एंजाइम वर्क करता है टायरोसाइनेज। ये एक एंजाइम है, तो ये किसी सबस्ट्रेट पर वर्क करेगा। ठीक है, इसके सबस्ट्रेट होते हैं मोनोफिनॉल्स। अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करके, टायरोसिनेज एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट बनाते हैं ब्राउनोक्यूनोन, ब्राउनोक्यूनोन। और ये जो प्रोडक्ट है ये मशरूम राइपनिंग में हेल्प करता है, यानी मशरूम को जल्दी राइप करवाता है। ठीक है, अब वही बात, बेनिफिशियल वे के लिए हम इसका एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर यूज करते हैं। इस सबस्ट्रेट का एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है जिसका नाम है 4 सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 4 सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड एक कंपाउंड है जो इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। तो ये क्या करेगा, अब ये एंजाइम के साथ जब बाइंड करेगा तो ये नहीं बनने देगा ब्राउनोक्यूनिन। ब्राउनोक्यूनिन नहीं बनेगा तो मशरूम राइप नहीं होंगे। तो मशरूम को राइपनिंग से बचाने के लिए ये सब्सटेंस यूज किया जाता है। एक तरह का इनिबिटर है जो बाइंड करेगा इस एंजाइम के साथ और प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो मशरूम राइप नहीं होंगे। तो 4 सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड और मोनोफिनॉल ये भी एक दूसरे का एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स का। ठीक है, एक एग्जांपल और बता देता हूं बहुत कॉमन, सक्सिनेट एंड मैलोनेट। माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली क्रेव साइकिल जब हो रही होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है, तो एक स्टेप आता है कि सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट चेंज होता है फ्यूमरेट में, फ्यूमेरिक एसिड में। ठीक है, यहां एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ FADH2 भी बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये जो एंजाइम है ये स्लाइटली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और स्लाइटली मैट्रिक्स में होता है। एक स्पेशल तरह का एंजाइम है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है सक्सिनिक एसिड और इनका प्रोडक्ट है फ्यूमेरिक एसिड नॉर्मल कंडीशन में। बट इस सक्सिनेट का एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप का एक इनिबिटर भी होता है जिसको कहते हैं मेलोनेट। अब मेलोनेट इनिबिटर है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। अगर मेलोनेट बाइंड कर गया इस एंजाइम से तो एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट यानी फ्यूमरेट नहीं बनेगा। तो कंपटीशन है सक्सिनिक एसिड और मेलोनेट के बीच में। अगर मेलोनेट भी प्रेजेंट है तो फ्यूमरेट नहीं बनता। तो अगर रेस्पिरेशन को आप जो है डिस्ट्रॉय करना चाहते हो किसी भी केसेस में तो मेलोनेट हम डाल सकते हैं। मेलोनेट ज्यादा है, सक्सिनिक एसिड कम है, तो दोबारा से इसको ओवरकम करने के लिए सक्सिनिक एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, यानी सबस्ट्रेट्स को बढ़ाकर हम इनहिबिशन को
रिवर्सिबल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी। तो यहाँ सक्सिनिक एसिड और मेलोनेट एक दूसरे के क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। एक एग्जांपल और बता देता हूं, आपने एक ही एग्जांपल याद रखना है, प्रेफरेबली आप यही याद रखें कि सक्सिनेट और मेलोनेट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं बाइंड करने के लिए, किस एंजाइम पर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पर बाइंड करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल और है इथेनॉल और मिथेनॉल का। देखिए मिथेनॉल पॉइजनिंग बॉडी के अंदर होती है, मिथेनॉल पॉइजनिंग। ठीक है, जब मिथेनॉल एक्सेस हो या मिथेनॉल जब प्रेजेंट होता है तो इसको एक एंजाइम, ये देखिए सबस्ट्रेट है, इसको एक एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज 1.1.1.1 अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करता है, इसको चेंज करता है फॉर्मल्डिहाइड में, जो कि टॉक्सिक है बॉडी के लिए। ये एक नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी, इसको मिथेनॉल पॉइजनिंग बोलते हैं। ओके, इसको ओवरकम करने के लिए इथेनॉल डोज दिया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड ना बने इसके लिए इथेनॉल डोज दिया जाता है। अब इथेनॉल डोज क्या होगा, इथेनॉल इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मिथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल अगर डाल दिया जाता है तो अब ये एंजाइम इथेनॉल से बाइंड करेगा और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट यानी फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, टॉक्सिसिटी नहीं बनेगी, यानी वो जो पॉइजनिंग हो रही थी वो ठीक हो गई। तो इथेनॉल डाल देने से, इथेनॉल डोज डाल देने से मिथेनॉल पॉइजनिंग दूर हो जाती है। तो मिथेनॉल सबस्ट्रेट और इथेनॉल इनहिबिटर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और ये बाइंड करना चाहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से। So these are some examples of the competitive inhibition. Better you will remember one or two examples. The succinate and ethanol methanol example is very best. यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। सेकेंड है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए एज द नेम सजेस्ट, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ कंपटीशन तो नहीं होगा किसी चीज के बीच में। वहां कंपटीशन था सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में, यहाँ उन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं है। ये भी जनरली रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी। अगर रिवर्सिबल होगा तो लूज बाइंड करेंगे इनहिबिटर, अगर इरिवर्सिबल है तो परमानेंट बाइंड कर सकते हैं या परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। भाई कंपटीशन क्यों नहीं है, कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि इनहिबिटर जो होता है वो बाइंड नहीं करता एक्टिव साइट पर। इनहिबिटर डज नॉट बाइंड एट एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर तो वो बाइंड ही नहीं करता, एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करता तो किसी और साइट पर बाइंड करेगा। इसका मतलब वो एलोस्टेरिक साइट्स, और एलोस्टेरिक साइट में भी दोनों तरह की साइट होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जो नेगेटिव साइट होती है उनको इनहिबिटरी साइट्स कहते हैं, इनहिबिटरी साइट्स पर बाइंड करता है। ठीक है, मान लीजिए ये एंजाइम है, ठीक है, ये उसकी एक्टिव साइट है, तो यहां तो सबस्ट्रेट के लिए जगह खाली है, चाहे सबस्ट्रेट बाइंड हो या नहीं हो। दूसरी चीज, इसको सपोर्ट करता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इट वाज सपोर्टेड बाय इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये भी जरूरी नहीं है कि एक्टिव साइट के जैसी ही शेप हो सबस्ट्रेट की। ये मान लीजिए सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये इनहिबिटर है, किसी भी तरह का इनहिबिटर, मान लीजिए ये इनहिबिटर है, तो इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है। सबस्ट्रेट की प्लेस पर इनहिबिटर कभी भी बाइंड करेगा ही नहीं, इनहिबिटर तो कहीं और अदर देन द एक्टिव साइट, मान लीजिए ये कोई एलोस्टेरिक साइट है, यहां आकर बाइंड कर गया इनहिबिटर। तो दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, सबस्ट्रेट कहीं भी बाइंड करे वो उसको अफेक्ट कर ही नहीं रहा कि सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो अपनी बाइंडिंग करा रहा है। इनहिबिटर खुद आकर एक एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड कर रहा है। एलोस्टेरिक साइट जनरली पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी। तो जो नेगेटिव एलोस्टेरिक साइट होती है, जिनकी वजह से एंजाइम अपना इफेक्ट कम करने लगता है, उनको इनहिबिटरी साइट्स कहते हैं। तो ये जाकर इनहिबिटरी साइट्स पर बाइंड करता है। एंजाइम चेंजेस इट्स कॉन्फ़िगरेशन, एंजाइम अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, बिल्कुल चेंज करेगा। मैंने आपको इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़ाया है, क्योंकि वो इसको सपोर्ट करता है, तो एंजाइम अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। लॉक की मॉडल में क्या था, एंजाइम अपनी शेप चेंज नहीं करते थे, एक्टिव साइट जैसा ही जो है आपका मटेरियल होना चाहिए बाइंड के लिए, इसीलिए ये उसको सपोर्ट नहीं करता। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम चेंजेस इट्स कॉन्फ़िगरेशन according to the substrate, sorry, according to the inhibitor, not substrate। अब चाहे भाई इनहिबिटर के जो आपका सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड था या नहीं था, डजेंट मैटर। मान लीजिए अगर बाइंड था भी, एक डायग्राम से समझते हैं,
ये सपोज एंजाइम था, यहाँ ऑलरेडी सबस्ट्रेट था भी, ईएस कॉम्प्लेक्स बन भी गया था मान लीजिए ये सबस्ट्रेट, तो ये रिएक्शंस को कैरी आउट करा रहे थे, बट यहाँ तो इनिबिशन है ना, तो यहाँ आकर मान लीजिए किसी इनिबिटर ने बाइंड कर दिया इस तरह से, तो अब ये एंजाइम क्या करेगा, अपनी शेप चेंज कर लेगा। दिस एंजाइम वुड लुक लाइक दिस नाउ। वही एंजाइम जो ये था ये ऐसा हो गया है, अब अमाइनो एसिड ने चेंज करके साइट ही बदल ली है। यहां इनिबिटर बाइंड है, ये इनिबिटर है, और वो बेचारा सबस्ट्रेट अब फ्री हो गया। वो सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट के अंदर एनगल्फ था, नाउ दे आर फ्री। अब क्योंकि वो फ्री है तो क्या ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा? नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स नो ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो जैसे ही आपने इनिबिटर डाला, अकॉर्डिंग टू नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन 100% डिक्रीज हो गई। 100% प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिक्रीज। देखिए लॉकेंड की मॉडल में 50% डिक्रीज हुई थी, यहाँ 100% डिक्रीज हुई है, क्योंकि कोई कंपटीशन है ही नहीं। सबस्ट्रेट चाहे बाइंडेड हो, जैसे ही इनिबिटर आया, इनिबिटर के अकॉर्डिंग एंजाइम अपने आप को बदल लेता है और ईआई कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और हम जानते हैं एंजाइम इनिबिटर कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, इसलिए प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। अगर इनिबिटर प्रेजेंट है और वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, आपस में कंपटीशन नहीं है, तो 100% प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया, 0% प्रोडक्ट बनेगा। और डिक्रीज कितना हुआ अगर अमाउंट में हम कहें तो 100% प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई अकॉर्डिंग टू द नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कुछ और पोस्टुलेट्स है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के, जैसे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है ये। सबस्ट्रेट चाहे कितना भी बढ़ा दीजिए, ठीक है, मान लीजिए 100 एंजाइम्स हैं, 100 ही सबस्ट्रेट थे, आप चाहे 200 सबस्ट्रेट्स कर दीजिए, 100 एंजाइम 200 सबस्ट्रेट्स, चाहे 500 सबस्ट्रेट्स कर दीजिए। अगर 100 इनहिबिटर प्रेजेंट हैं इन 100 के 100 एंजाइम्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 100 के 100 एंजाइम रेगुलेट किए जा रहे हैं इनहिबिटर्स के थ्रू। रेगुलेट का मतलब अगर इनहिबिटर उन 100 एंजाइम्स पर बाइंड कर चुका है, तो सबस्ट्रेट चाहे कितने भी हो, सबस्ट्रेट उसके साथ चाहे बाइंड भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये इंडिपेंडेंट है, नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, वहां देखिए उल्टा था ये पॉइंट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा देने पर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, क्योंकि वहां तो कंपटीशन था ना। अब कंपटीशन है तो जो ज्यादा होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही जीतेगा। ठीक है, तो ज्यादा सबस्ट्रेट होते तो वहां सबस्ट्रेट की जीत होती अगर सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनिबिटरी साइट पर बाइंड करते हैं, ना कि एक्टिव साइट पर। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं मैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिशिएशन के। इसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया कि कहीं भी बाइंड कर जाए, एंजाइम अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेता है और प्रोडक्ट नहीं बनता। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स, ठीक है, हैवी मेटल लाइक Hg, ओके, Ag सिल्वर, लाइक साइनाइड। साइनाइड इज नॉट हैवी मेटल, इट इज ए केमिकल। ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसके फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे EDTA, इथाइलिन डाइअमाइनो टेट्रा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्या इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को। तो EDTA पर्टिकुलरली एक ही बता रहा हूं, केवल EDTA जो है वो बाइवेलेंट मेटल जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, जैसे जिंक, इन सब को अफेक्ट करता है। कुछ एंजाइम्स जिनके कोफैक्टर मेटल्स हों, ठीक है, उनको ये डैमेज कर देता है। हैवी मेटल्स जैसे Hg, Ag, ये क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्टर्ब करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को डैमेज करते हैं। अब वही एंजाइम का फंक्शनल ग्रुप अगर डैमेज हो गया, फंक्शनल ग्रुप का मतलब, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से बना है, प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड में एक फंक्शनल ग्रुप साइड चेन होती है, अगर उनको डैमेज कर दिया गया है तो एंजाइम परमानेंट डैमेज हो गया है या परमानेंट चेंज हो गया है। तो ये कुछ इरिवर्सिबल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है ये रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी। ठीक है, तो जनरली हैवी मेटल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, EDTA, यूवी रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो परमानेंट डैमेज कॉज करते हैं, यानी इरिवर्सिबल चेंजेस कॉज करते हैं। देखिए यूवी रेज, एक्स रेज या ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये बाइंड तो नहीं कर सकते एंजाइम के साथ, यानी एक्टिव साइट पर बाइंड तो नहीं करेंगे, ना ही एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट को डैमेज कर देते हैं। यूवी रेज है, मान लीजिए एक्टिव साइट पर जो भी फंक्शनल ग्रुप थे उनके अंदर चेंज ला देते हैं, म्यूटेशन करा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब होने से वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगी और परमानेंट बाइंड नहीं करेगी, यानी वो एंजाइम खराब हो चुका, वो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
इसलिए देख लीजिए, क्या यूवी रेज का और सबस्ट्रेट का आपस में कोई कंपटीशन है? नहीं है। चाहे सबस्ट्रेट से बाइंडेड भी है अगर एंजाइम, तब भी अगर आपने यूवी रेज डाल दी तो देखिए सबस्ट्रेट और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, बट एंजाइम इस यूवी रेज की वजह से चेंज में आ चुका, इसके अंदर डैमेज हो चुकी, जिसकी वजह से वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपके पर्टिकुलरली, जैसे ये था कार्बन मोनोऑक्साइड है या जो हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं साइड चेन्स को, मान लीजिए कोई अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन, सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो इसका साइड ग्रुप होता है जैसे कि सल्फाइड्रिल, सल्फाइड्रिल एसएच ग्रुप होते हैं। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, ध्यान रहे अमीनो एसिड से प्रोटीन बना है, हर एक अमीनो एसिड में एक साइड चेन होती है, तो इसकी साइड चेन में सल्फाइड्रिल ग्रुप है। ये ग्रुप बहुत ज्यादा कैटालिटिक होता है और ये ग्रुप बहुत से रिएक्शंस करवाता है। अगर इस ग्रुप को डिस्टर्ब कर दिया जाए, ठीक है, इस ग्रुप को मान लीजिए डिस्टर्ब कर दिया हैवी मेटल्स ने, तो अब ये एंजाइम अपना वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। जैसे सिल्वर है मान लीजिए, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है इस एंजाइम के सबस्ट्रेट्स का। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यूवी रे, कॉस्मिक रेज, ईडीटी, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका सिल्वर। ठीक है, ये आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के एग्जांपल्स हैं। और कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि जब प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, लाइक पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, पायरुवेट काइनेज एंजाइम होता है। ठीक है, और पायरुवेट बनता है, तो पायरुवेट से एक अमीनो एसिड एलेनिन बनाया जाता है। तो कई बार क्या होता है, एलेनिन खुद अपना नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है इस एंजाइम का। अगर एलेनिन है तो पायरुवेट काइनेज स्टॉप हो जाएगा और पायरुवेट नहीं बनेगा। तो ये देखिए एक नेचुरल केस है, जब ज्यादा एलेनिन है तब एलेनिन, क्योंकि अब ज्यादा है तो और जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो ना बने, इसलिए वो पायरुवेट काइनेज को खुद इनिबिट करता है। समझिएगा ध्यान से, पायरुवेट काइनेज को खुद एलेनिन इनिबिट करता है, जो कि बन रहा है इसी एंजाइम से, पायरुवेट से ही बनता है।